A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पूरी साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ को देखना जिसे मैंने बहुत इलेबोरेटली कवर किया है, तो उन सब के लिंक्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैप्टर का नाम जैसा कि हमने देखा, हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। हम क्लास 9 में भी पीरियोडिक टेबल को पढ़ चुके हैं और क्लास 11 में भी हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था। तो इसमें हम सिर्फ ब्रीफली उसको टच करेंगे और जो भी कुछ नई बातें जो रह गई थी, जो हम उस चैप्टर में कवर नहीं हुई थी, सिर्फ हम उन्हीं को लेंगे। ओवरलैपिंग हम करना अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बहुत सारी बातें छोड़ दी हैं पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सब के बारे में, तो आप समझ लीजिएगा कि ये प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर ली गई हैं, तो आप उनको जाकर ज़रूर देख लें। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ रही है। पीरियोडिक टेबल में आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये पूरा मतलब आपको पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको देखिए, आप चाहें इसको देखिए। दो मुझे एक और ये वाली भी पसंद आ गई थी तो मैंने ऐड किया है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अगर पीरियोडिक टेबल आपको दिखता है तो आप उसमें देखिए जो सबसे पहला है, जो सबसे फर्स्ट आपको एक जो ग्रीन कलर का लाइन नज़र आएगा, दिस वन। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा, अगर आप इस ग्रीन वाले लाइन को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा कौन है? ये पूरे के पूरे जो हैं नॉन मेटल्स, सॉरी, ये पूरे के पूरे जो हैं अल्कली मेटल्स हैं। इसको अगर आप छोड़ दें, सबसे फर्स्ट को हाइड्रोजन को छोड़ दें, तो हाइड्रोजन क्या है? ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में इसके साथ कैटेगराइज किया जा रहा है। लेकिन बाकी के सारे जो हैं ये किस में आ रहे हैं? ये सारे के सारे, बाकी के सारे जो हैं, तो ये बाकी जो है ये सब क्या है? ये अल्कली मेटल्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप सेकेंड वाला देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलेंगे। फिर आपको जो ये सारे के सारे एलिमेंट है जो डार्क ब्लू कलर के दिखाई देंगे, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है इनको। और फिर आपको मिलेंगे इस तरफ, अगर आप इस वाले ब्लॉक में आएंगे पूरा, तो आपको मिलेंगे येलो कलर के पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, मेटलॉइड्स मिलेंगे ये आपको। ये सारे आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे ऊपर जो ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। और उसके ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये हैलोजेंस हैं, और जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं वो इनर्ट गैसेस हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज भी आपको इसमें दिखाई देगी। पीरियोडिक टेबल को बार बार देखना क्यों ज़रूरी है? पीरियोडिक टेबल को जैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबने क्या किया हुआ है? अपने अपने रूम्स के अंदर वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है, इंडिया का मैप लगाया हुआ है। तो एक चीज़ आप और लगा लीजिए, ये वाली पीरियोडिक टेबल, कोई भी पीरियोडिक टेबल जो आपको पसंद आती है उसका एक प्रिंट निकाल के A3 या A4 शीट पर, A3 मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी प्लीज़ अपने रूम में ज़रूर लगा लो। उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना सा होगा उसको कि आप बार बार देखेंगे। उसको आप लिख लेना अपने हाथ से, एस ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक कौन सा है, एफ ब्लॉक। और मैं ये उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जो अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब अगर वो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं या कोई और जिनको देना है, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल रटनी है तो उसका भी यही तरीका है, आपकी आंखों के सामने वो आपको दिखाई देनी चाहिए बार बार। अगर आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको मतलब फर्स्ट 20 के आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद रहेंगे, और याद नहीं रहेंगे तो कम से कम आपको ये याद रहेगा एकदम से। फॉर एग्जांपल पैलेडियम अगर किसी ने बोला, पीडी से अगर उसको डिनोट कर रहे हैं, तो वो आपको सेंटर में ट्रांजिशन मेटल में मिलता है, आप उसको जिस भी कलर से डिनोट किया हुआ है उसको देख पाते हैं। तो ये एक तरीका होता है। ओके, तो हम बात करने जा रहे हैं इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल अगर आपको पूरी दिखाई देती है तो उसका जो ये वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, जो हाईलाइटेड कर दिया गया है, दिस इज पी ब्लॉक। इसमें भी आपको देख रहे हैं ये जो है ये पूरा पी ब्लॉक है, राइट। तो हम पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में ब्रीफली बात करते हैं। हमने डिटेल में पहले बात की है। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक, अगर टोटल 18 ग्रुप में पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है, ये सारे के सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं पूरे, तो ग्रुप 13 से लेके जो ग्रुप 18 तक की जो एलिमेंट्स होंगे उनको हमने क्या कहा? उनको हमने डाल दिया पी ब्लॉक एलिमेंट, हमने उनको स्पेशल कैटेगराइज कर दिया। तो जितने भी ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर मेटल्स भी आएंगे, इसमें मेटलॉइड्स भी आएंगे जो ट्रांजिशन होगा, और नॉन मेटल्स भी आएंगे। मेटल और नॉन मेटल के बीच वाले जो होते हैं उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इसके अंदर तीनों आ रहे हैं। तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करते हैं तो ये जो एलिमेंट है इन दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है, तो अगर
कोई केमिस्ट्री स्पेसिफिक कुछ पढ़ रहा है तो वो उसको ज़रूर पढ़ ले, बट जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है उसको सिर्फ इतना ही समझना काफ़ी है कि पी ब्लॉक कहाँ पर है और उसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं इतना ही पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रुप 15 क्या कर रहा है और स्पेसिफिक ग्रुप 16 क्या कर रहा है, इसके बारे में बहुत डिटेल जानना उन लोगों को ज़रूरी है जिनको केमिस्ट्री रिलेटेड कोई एग्जाम देना है। तो अगर ग्रुप 16 की बात करें तो उसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर होगा, ये नॉन मेटल है। सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है ये मेटलॉइड्स हैं, वेरस पॉलिनियम जो है वो एक मेटल है। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी डिटेल दिया गया है, जिनको इंटरेस्ट हो वो काइंडली पढ़ लें। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं स्किप कर रही हूँ। ग्रुप 17 और ग्रुप 18 के बारे में भी ऐसा ही है। ओके, देखो ग्रुप 17 जो ग्रुप 18 है वो इनर्ट गैसेज होती हैं, है ना, नोबल गैसेज भी जिनको कहा जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रुप 17 क्या है? ग्रुप 17 हैलोजेंस वाला ग्रुप है, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने हैलोजेंस कहा। तो हैलोजेंस वाला जो ग्रुप है ग्रुप 17, उसमें क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन आर द फेयरली अबंडेंट वाइल ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेस। मतलब क्या है इसके अंदर? इसके अंदर जो है लास्ट जो ऑक्टेट है, मैंने ऑक्टेट की आपको बात की थी जब हम केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मेटिव चैप्टर्स की बात कर रहे थे, तो हमने बात किया था कि हर एक एटम के जो एक उसका जो चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। फर्स्ट वाले को छोड़ दें, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नेक्स्ट सब में जो शेल्स होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करना जरूर है स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए। तो अब जो ग्रुप 17 है उसकी खास बात ये होती है कि उसमें लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दे आर इन ग्रेट अर्जेंसी कि उनको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। उनको 1 इलेक्ट्रॉन की अर्जेंसी रहती है हमेशा लेने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, इसमें क्या होता है? मेल्टिंग एंड जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। ये आप मत पढ़िए, बस आपको इतना पढ़ना चाहिए, जो जीएस के लिए पढ़ रहे हैं उनको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि उनका जो लास्ट ऑक्टेट है 17 नंबर है, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ग्रुप 18 है वो नोबल गैस है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि जो लास्ट वाला जो ऑक्टेट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है तो वो किसी के साथ भी रिएक्शन करना पसंद नहीं करता। उसे क्या करना है, ना उसे किसी से चाहिए ना उसको किसी को देना है। तो ये इनर्ट गैसेज होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट ये वाले एलिमेंट हैं जो सेंटर में है, यहाँ पर जो पड़े हुए हैं, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये नीचे वाला कौन सा ब्लॉक है? ये एफ ब्लॉक है। ये हम जानते हैं पी ब्लॉक है। ये वाला जो रह गया ये एस ब्लॉक है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये आप देख सकते हैं। नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्प्ले विद टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो डी ब्लॉक होगा वो मेटालिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, ये पूरा का पूरा है, ठीक है। इसमें पूरी मेटालिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को फिर आप डिटेल में पढ़ लीजिए। एफ ब्लॉक जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लेंथेनॉइड सीरीज होती है, इसके अंदर एक्टिनॉइड सीरीज होती है। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। हमने बात किया था कि एक्टिनॉइड सीरीज जो होती है वो एक रेडियो एक्टिव सीरीज है, हमने ऐसा पढ़ा था। तो इसके बारे में जिसको भी ये डिटेल यहाँ पे दी गई है आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो ये था कि इस चैप्टर में कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में बताया गया है जिसके की इंपॉर्टेंट यूजेस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि कंपाउंड जो इसमें बताए गए हैं, बहुत सारे बताए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो चार्ट्स अब जो आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये सारे, इसमें आपको 5 स्टार लगेगा, नॉट 5 स्टार, लाइक 1 स्टार जरूर लगा देती हूँ मैं। आपको ये सारे एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड है, कंपाउंड्स नहीं है, ओके। तो पहला है डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन में क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में यूज किया जाता है, यूज एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी होगा, बायोलॉजिकल प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होगा, और अमोनिया बनाने में इसका रोल होता है। अमोनिया का क्या यूज है? अमोनिया जो है पहला तो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है अमोनिया, ये तो आपको पता है। यूरिया का हमने कॉम्पोजिशन भी पढ़ा था। प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है अमोनिया का वो यही है। लिक्विड अमोनिया जो है उसे हम रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज करते हैं, मतलब ठंडा रखने के काम आता है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अमोनियम नाइट्रेट जो है फर्टिलाइजर की तरह जब यूज होता है तो उसमें किया जाता है नाइट्रिक एसिड यूज। और आप याद करिए नाइट्रिक एसिड कहाँ बनता था? नाइट्रिक एसिड बन जाता था एनवायरनमेंट में, जब NO2 के साथ रिएक्शन होता था वाटर का, तब बन जाता था
नाइट्रिक एसिड जो कि कंपोनेंट होता था किसका, एसिड रेन का, तो वो तो नेचुरली बन रहा था, वो ख़राब है। लेकिन हम जब उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जब हम उसको आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो उसका यूज़ किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, स्टेनलेस स्टील की पिकलिंग करने के लिए, इचिंग ऑन द मेटल एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स। इन सब चीज़ों में उसका यूज़ किया जाता है। इन सारी टेबल्स को, इन सब स्लाइड्स को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा वक्त लगा के पढ़ना, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि भाई फर्टिलाइजर इसमें से कौन कौन सा यूज़ हो सकता है, या फर्टिलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपको यूज़ किए जाएंगे, या कोई भी और अदर सवाल। डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है उसको किस में, O2 जो है, ये डाई ऑक्सीजन का क्या यूज़ है, ऑब्वियसली बात है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया कोरोना टाइम पे कैसे यूज़ हो रहा था, रेस्पिरेशन, कंबशन, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, हॉस्पिटल, माउंटेनियरिंग एक्सेट्रा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर में आप भर के ले जाते हैं, पूरी की पूरी डाई ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके अंदर और गैसेस को भी मिक्स किया जाएगा। ओजोन, ओजोन का क्या यूज़ है, ओजोन जो है जर्मीसाइड की तरह यूज़ होती है, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजिंग वाटर। इट ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, हाथी के जो दांत होते हैं, फ्लोर, स्टार्च एक्सेट्रा, इन सब में भी किसकी तरह यूज़ हो रही है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह। इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब ऑक्सीजन और ओजोन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो यूज़ होगी ही ना, तो ये सारी चीज़ें उसका, ये सब जो है उसके यूजेस हैं। फिर बात आती है सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड का फिर आप यूज़ देख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड का या यूज़ है, क्लोरीन का या यूज़ है, ठीक है। या तो मैं इन सबको रीड करती रहूँ या फिर आप इसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना एम्फेसिस दे रही हूँ कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। अगर 5 स्टार नहीं तो कम से कम 3 स्टार मैं इसको ज़रूर देना पसंद करूँगी। तो सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ क्या है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, ब्लीचिंग, एंटी कलर, डिसइंफेक्टेंट, ये सब में यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का कहाँ यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स, पेंट्स, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जिक एप्लीकेशंस में। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे आपने दे दिए, हमें याद कैसे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, इतने सारे हमने कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हमें कैसे याद रहेंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस वाली स्लाइड के लिए थोड़ा सा बैठ जाइएगा, अपने दिमाग के बारे में सोचिएगा, पूरी चीज़ें जो आप जितनी आप साइंस अब तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में सोचिएगा कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको समझ आएगा। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, क्लोरीन तो हम जानते हैं ब्लीचिंग में यूज़ होता है, वुड पल्प को ब्लीच करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, इन सब में क्लोरीन का यूज़ होता है। पॉइजनस गैस है अदरवाइज, टीयर गैस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वैसे तो हमारे स्टमक में भी बन रहा है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन में। NaCl and glucose from cornstarch, extraction of glue from bones and purifying bones back in medicine। नोबल गैसेस का कहाँ यूज़ करते हैं हम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनका यूज़ कहाँ पे होता है, फिलिंग इन बैलून्स। हीलियम जो होती है, जो बैलून्स हम देखिए, आपको याद है बचपन में जब हम बैलून्स मिलते थे हमको, उसके अंदर हम एक गैस भरी होती थी, उसको छोड़ दोगे तो वो ऊपर भाग जाता था, बाकी सारे बैलून्स में ऐसा नहीं होता था। तो यूज़ इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड इन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो उसमें भी यूज़ होता है गैस कूल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को, और बलून्स में भी भरा जाता है। डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न लिविंग, ऑक्सीजन के अंदर मिलाते हैं हीलियम। नियॉन कहाँ पे यूज़ होती है, डिस्चार्ज ट्यूब्स में, फ्लोरोसेंट बल्ब में। अब देखो, अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस पसंद आते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि बहुत सारे केमिकल लिखा होता है, तो वो अब आप ये समझ लीजिए कि वो जो केमिकल्स वो अलग अलग जगह से पिक कर रहे हैं ना, उसमें से 10 में से जो अगर टोटल 10 सवाल पूछे गए हैं तो आप देखेंगे कि उसमें से 8 सवाल सीधे NCERT से आए हैं, और जो बाकी के 2 सवाल हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो NCERT में कहाँ से आएंगे, NCERT में इधर से ही आएंगे, ऐसे ऐसे चैप्टर्स से ही आते हैं, जिसमें कि मैंने पूरा लिस्ट कर दिया नेम ऑफ कंपाउंड्स, उनके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, एक बार आप रटेंगे तो नहीं याद रहने वाला, ये तभी आपको याद रहेगा जब आप शांति से बैठ के तब पढ़ेंगे इसको, जब आपकी केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, साइंस आपकी खत्म होने वाली है, उस टाइम पे आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये गैस का यूज़ यहाँ पे किस लिए हो रहा है। जब तक आप लॉजिकली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तब तक याद करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। आर्गॉन का कहाँ यूज़ होता है, जिनॉन का कहाँ यूज़ हो रहा है, क्रिप्टॉन का यूज़ कहाँ हो रहा है, दे आर यूज्ड इन लाइट बल्ब्स, जो बल्ब्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होती है जिनॉन, क्रिप्टॉन। एनीवेज, ये सारे आप लिस्ट देख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट भी दिया हुआ है, DNF ब्लॉक एलिमेंट्स भी दिया हुआ है, ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो
तो इस तरीके से ये जो चार्ट है इसके अंदर वो सारे केमिकल्स को कंबाइन कर दिया गया है जो इस चैप्टर का पार्ट थे, चैप्टर 7 और 8 चैप्टर्स का पार्ट थे। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के जो एटम्स होंगे वो अपने दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल से कैसे बाउंड होंगे? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करके। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ अनायंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अनायंस भी हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसके साथ वो बॉन्ड बना के रहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हम देख लेते हैं। किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, दे आर वाइडली प्रेजेंट इन मिनरल्स, प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड and are known to play many important functions in active areas of analytical chemistry, metallurgy, metal extract करते हैं जो हमने कल पढ़ा था metallurgy के बारे में, biological system, industry and medicine, इन सब में इसका यूज़ होता है। एक जो सबसे पहले आपको बात समझने की कोशिश है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगी? बेसिकली वो मेटल्स होंगे जो कि अटैच होंगे किसी और अनायंस के साथ या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड्स बना के, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे वो, तब वो। एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है फाइंड यूज इन मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, एस्टिमेट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को पता लगाने के लिए, इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स, मेटल निकालने के लिए सिल्वर और गोल्ड जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने के काम आते हैं, मेटलर्जी में काम आ रहे हैं, प्यूरिफिकेशन करने के मेटल के, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, देखो ये एक बहुत अच्छा फैक्ट आपको यहाँ पे मिला जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि जो क्लोरोफिल होता है वो भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, मतलब कि वो एक मेटल वाला कंपाउंड है जो कि अटैच हुआ है किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। विटामिन B12 जो है ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको साइनेकोबैलामिन कहते हैं। एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर है ये जिसमें काम करता है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एट कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं जो रिएक्शंस को फास्टर कर देता है। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड एंड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में भी काम आएगा। इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी ये यूज़ होते हैं। देयर इज़ अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन यूज़ ऑफ चिलेट थेरेपी। चिलेट थेरेपी होती है ना, जो चिलेट थेरेपी क्या होती है? इसमें आप कुछ ऐसे कंपाउंड डालेंगे जो दूसरे के साथ मिलकर चिलेट बना लेंगे, एक थिक सा एक कंपाउंड बना लेंगे जो कि उसको फिर या तो वॉश ऑफ कर देगा, तो वो चिलेट थेरेपी होती है मेडिसिन में। सम कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, उसमें भी यूज होते हैं। तो दिस वॉज द चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा बेसिकली, इस चैप्टर में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ी वो है हमारे जो कंपाउंड्स के अलग अलग नाम हैं और उनकी जो लिस्ट है हमने उसके बारे में पढ़ा है। इन कंपाउंड्स को आपको अच्छी तरीके से आप जान लीजिए कि ये किस किस जगह पे काम आते हैं। एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है और इनके जो फंक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं ये जानना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अगर डे टू डे लाइफ में हम एग्जाम्पल्स देखें, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन B12, ये सारे के सारे उसका एग्जाम्पल्स हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ जो होता है मेटलर्जी में हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो अगर ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे और आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बाई चांस कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शंस यही रहेंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से या डायरेक्ट लर्निंग मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड लगा के उस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पुराने चैप्टर्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो चीज़ें हम पुराने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं उनको मैंने नहीं लिया है जानबूझकर। सो थैंक यू सो मच, कीप रीडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।